जब मेरी उम्र 10 साल की थी तो अम्मी फोत हो गई थीं और अब्बा शराब पीते थे। एक दिन उनके पास पैसे ख़त्म हो गए तो मुझे काम पर भेजने लगे। मैं काम पर गई तो चौधरी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं वहाँ से भाग गई और अगले रोज़ अब्बा कहते कि आज तुम्हारी शादी है। जब शादी की रात मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो 60 साल का, मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी। मैं गांव के चौधरी के घर में काम करती थी। मैं चौधरी के कमरे की सफाई कर रही थी जब साइड टेबल की मिट्टी साफ करते हुए मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे शीशे के नाजुक से गुलदान पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत गुलदान था जिस पर गुलाब के फूल रखे थे। मैंने सफाई वाला कपड़ा साइड पर रखा और वो शीशे का नाजुक गुलदान पकड़ कर देखने लगी। हम गरीब से लोग थे, ऐसी कीमती चीज़ें बस दूर से ही देख सकते थे। मुझे शीशे के खूबसूरत और नाजुक गुलदान और उसमें सजे फूल शुरू से ही भाते थे। मैं अभी गुलदान को देख ही रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं डर के मारे ऐसे चूंकी कि वो गुलदान मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। सामने चौधरी साहब खड़े थे। उन्हें देखकर तो मेरी जान निकल गई। मैंने खौफसदा सी होकर माफ़ी मांग ली। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, मुझसे बस टूट गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मुझे गौर से देख रहे थे। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आ गए। कहने लगे कि ये क्या किया तुमने? नालायक लड़की चौधराइन ने दुबई से मंगवाया था, वो तो तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर तो मेरे रहे सहे औसान भी ख़ता हो गए। मैंने कहा, साहब जी आप मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना, लेकिन बेगम साहब से कुछ न कहना, वो मुझे मारेंगी। चौधराइन बहुत गुस्से वाली और सख्त मिजाज खातून थी। एक गिलास भी टूट जाने पर वो बहुत मारती थी, और ये तो फिर उसका चहीता गुलदान था। वो चौधरी कहने लगा कि लाखों में कीमत है इसकी। लड़की तेरी तनख्वाह से कुछ नहीं होगा, अब जल्दी से इस गुलदान की कीमत का बंदोबस्त कर, वरना मेरी बीवी तुम्हें मार मार के जान से मार डालेगी। चौधरी की बातें मेरी जान निकाल रही थीं। मैंने अपने कानों से अपनी महरूमा माँ की आखिरी निशानी के सोने के टॉप्स उतार कर उस चौधरी के हाथ में रख दिए कि मेरे पास बस यही है, इसे बेचकर अपना नुकसान पूरा कर लो। उसने वो छोटे से टॉप्स हाथ में पकड़े और गौर से देखने लगा, फिर मुझे थमा दिए। कहने लगा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए ये पकड़ो और खुद ही अपनी बेगम साहिबा को दे देना। मैं रोने लगी। मुझे पता था कि वो औरत मुझे नहीं छोड़ेगी। अभी तो वो चंद घंटों के लिए अपने मैके गई थी, लेकिन वापस आते ही वो मुझे मार दी। मेरे रोने और मिन्नत समाजत करने पर वो चौधरी कमीनगी सी मुस्कुराहट लिए बोला। कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारी बेगम साहिबा से कहूँ तो तुम बच सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। चौधरी की बात सुनकर मैंने आंसू पोंछ लिए कि शुक्र है कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा भी कह सकता है। उसकी शर्त ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने तनफ्फुर से उसे देखा। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बेटी से भी छोटी हूँ। वो मुझसे गुनाह करने को कह रहा था। मेरी बात सुनकर उसको मुझ पर ताव आने लगा। कहने लगा, बको मत, मेरी बेटी का नाम दोबारा लिया तो देखो तुम्हारा हश्र क्या करता हूँ। वो एक चौधरी की बेटी है और तुम कमीन और शराबी बाप की बेटी हो। तुम्हारी जैसी लड़कियां तो पैदा ही अपने मालिक का दिल बहलाने के लिए होती हैं। ये कह वो अपने कमरे के दरवाजे की जानिब तेज़ी से बढ़ गया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरा तो दिल दहल के रह गया, रंग फीका पड़ गया। गुलदान को भूल भाल मुझे उसी वक्त अपनी इज्जत के लाले पड़ गए थे। शाम गहरी हो रही थी, मुझे अपने घर जाना था। मैं जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी, लेकिन चौधरी की कमीन की हंसी से मुझे ये बावर करवा रही थी कि वो मेरी वापसी के दरवाजे बंद कर चुका था। वो जिन नज़रों से मुझे देख रहा था, मुझे उसकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थीं। मुझे लगा था कि उसकी नज़रें ना हो, कोई तेज़ धार वाला खंजर हो जो मेरे वजूद को काट रहा हो। मेरे वजूद में सनसनाहट सी होने लगी। मैंने कहा कि मैं बेगम साहिबा की मार खा लूँगी, लेकिन गुनाह नहीं करूँगी, मेरा रास्ता छोड़ दो। लेकिन उस हट्टे कट्टे चौधरी ने मुझे बाजू से पकड़ा और ज़बरदस्ती बेड पर ले जाने लगा। मैं दुबली पतली सी थी, फिर गुर्बत कहाँ हम जैसी लड़कियों को फलने फूलने देती है। मैं उससे अपना आप छुड़वा रही थी, लेकिन मैं कहाँ उस शख्स का मुकाबला कर सकती थी। उसने बेदर्दी से मुझे अपने बेड पर पटका, मेरा दुपट्टा उतार कर दूर फेंका। उसकी आंखों में हवस की चमक थी, चेहरे पर खबासत भरी हंसी। मैंने अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाना शुरू कर कि शायद बाहर से कोई मुलाजिम आकर अंदर देख ले, क्योंकि उसके बीवी बच्चे तो मैके जा चुके थे। घर पर सिर्फ मुलाजिमीन थे। लेकिन मेरे चिल्लाने पर वो चौधरी और भी हंसने लगा। कहने लगा, तुम पर तो मेरी कब से नज़र थी,
जब जब तुम्हें देखता था मेरे अंदर आग सी भड़क उठती थी, लेकिन कमबख्त मेरी बीवी बहुत तेज़ है, मुझे हिलने तक नहीं देती थी। इसलिए आज तुम्हें पूरे इंतज़ाम करके आया हूँ। सब मुलाजिमीन अपने घरों को जा चुके हैं और जो मुस्तकिल रहते हैं उन सबको मैं छुट्टी दे चुका हूँ, और जो यहाँ हैं वो मेरे वफ़ादार हैं। तुम चाहे चिल्ला चिल्ला कर अपना गला ख़राब कर लो, तुम्हारी पुकार उस हवेली में सुनने वाला कोई नहीं। ये सुनकर मैं बेबसी से रोने लगी। मैंने उस चौधरी के सामने हाथ जोड़े कि वो मुझे बर्बाद ना करे, लेकिन वो बेहिस शख्स था। मेरे करीब आने लगा। इससे पहले कि वो मेरी इज्जत पामाल करता, बेड की दूसरी जानिब वैसा ही कांच का गुलदान रखा था जैसा कि वो मुझसे टूट चुका था। मैंने वही गुलदान पकड़ा और उस चौधरी के सर पर मार डाला। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। मैं फुर्ती दिखाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दुपट्टा कमरे में ही था, लेकिन मुझे किसी बात की होश ना थी। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल खाली था। इससे पहले कि वो चौधरी भूखे कुत्ते की तरह मुझे ढूंढने की कोशिश करता, मैंने तेज़ी से भागते हुए लाउंज का दरवाज़ा खोला और बाहर गई। गेट पर एक नौजवान सा चौकीदार था। मुझे यूं बदहवास भागते देखकर, गेट के पास पहुंचते देखकर वजह पूछने लगा। मैंने उसके सामने भी हाथ जोड़े और कहा कि मेरी मदद करो, ये चौधरी मुझे बर्बाद कर देगा। उस नौजवान को मुझ पर रहम आ गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उस वक्त उस वसी और इस लॉन में कोई नहीं था। वो बड़ी मोहतात नज़रों से देख रहा था कि कोई उसे मुझे भगाते हुए ना देख ले, और अपने ऊपर ली हुई काली गर्म शॉल दे दी। कहने लगा कि इस वक्त सब लोग खाना खा रहे हैं, इसलिए जल्दी से निकल जाओ, और हवेली के बराबर घना दरख्त है, तुम वहाँ छुप जाओ। अगर भागोगी तो पकड़ी जाओगी। मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है। जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। उसने मुझसे जल्दबाजी और आहिस्ता से कहा। उस वक्त मैं जिस कदर घबराई हुई थी, मेरी अपनी अक्ल बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। मैं फ़ौरन से उस दरवाज़े से बाहर निकल गई। उस नौजवान ने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि किसी को ये ना लगे कि उसने मुझे भगाया है। मैं हवेली के बराबर बने घने दरख्त के बीच में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही मुझे उस चौधरी की आवाज़ें सुनाई दी। वो शायद चौकीदार नौजवान से मेरे ही बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो साफ मुकर गया। कहने लगा, मैंने तो यहाँ किसी लड़की को आते नहीं देखा साहब जी, वरना आपकी इजाज़त के बगैर कैसे जाने देता। फिर हवेली का बड़ा गेट खुला। उसमें एक जीप निकली जिस पर वो चौधरी बैठा था। वो नौजवान उस चौधरी की गाड़ी के पास जाकर पूछने लगा, साहब जी, मैं कल से ड्यूटी दे रहा हूँ, मुझे अभी छुट्टी चाहिए। उस नौजवान ने बड़ी लजाजत से उस चौधरी से इजाज़त मांगी थी। उस वक्त वो चौधरी शायद मुझे ढूंढने की उजलत में था, इसलिए कहने लगा, तुम जाओ, लेकिन पहले क्वार्टर से पुराने चौकीदार को कहो कि वो मेन गेट पर ड्यूटी दे। वो नौजवान इस बात में सर हिलाने लगा और अंदर चला गया। वो चौधरी तेज़ी से धुआं मिट्टी उड़ाते हुए अपनी गाड़ी भगा ले गया। उसके जाते ही मैंने सुख का सांस लिया। कुछ ही देर में वो नौजवान बाहर आया। मेरे दरख्त के पास पहुंचकर कहने लगा, लड़की, अब तुम खतरे से बाहर हो, बाहर निकल आओ। मैं बाहर आ गई। मैंने उसे तशक्कुर भरी निगाह से देखा। वो मुझे कहने लगा कि शॉल से अपना चेहरा छुपा लो। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया। वो मुझे जंगल की जानिब ले गया। मुझे ना जाने क्यों खौफ सा हुआ कि कहीं ये शख्स भी मुझे जंगल में ले जाकर बर्बाद ना कर दे। मैंने कहा कि तुम मुझे सड़क के रास्ते से मेरे घर छोड़ दो। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि तुम क्या समझती हो, वो चौधरी तुम्हारी जान छोड़ देगा? वो तुम्हें सड़कों पर ही ढूंढने निकला है। अगर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा तो वो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊँगा। उस नौजवान की बात तो ठीक थी, लेकिन अपने दिल का क्या करती। अभी अभी एक मर्द की हवसशुदा नज़रों को देख कर आई थी। मुश्किल उसके नापाक इरादों से बच कर आई थी। फिर कैसे किसी दूसरे मर्द पर भरोसा करती। मैं उस वक्त उस शशोपंच में मुब्तला थी कि करूं तो क्या करूं। वो नौजवान शायद मेरी परेशानी समझ गया था। कहने लगा कि तुम्हें अपनी चादर दी है लड़की, और हम गरीब मर्दों की चादर हमारी गैरत होती है। बेफिक्र रहो, तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ तसल्ली सी हुई। मैं उसके पीछे लपकी थी। वो तेज़ कदमों से चल रहा था। वो एक मर्द था। उसकी रफ्तार के साथ मैं चाह कर भी मुकाबला नहीं कर पा रही थी। अभी 10 मिनट ही हुई थे कि मैं हाँप चुकी थी। मैंने फूले हुए सांस से उसे पुकारा कि तुम कुछ आहिस्ता चलो, मैं इतना तेज़ नहीं चल सकती। मेरी बात सुनकर उसे पीछे पलटकर मुझे देखा। फिर कहने लगा कि अभी कुछ ही देर में जब तुम चौधरी को मिलोगे नहीं तो उससे वफादार मुलाजिम और कुत्ते तुम्हें इसी जंगल में ढूंढने आएंगे। अगर तुम्हें चहलकदमी ही करनी है तो बनती रहो चौधरी के कुत्तों का नवाला। मेरा क्या है।
उस नौजवान ने जो नक्शा मेरे सामने खींचा था, मैं तेज़ी से कदम बढ़ाकर उसके साथ चलने लगी। लेकिन अभी हमें चलते हुए कुछ ही देर हुई थी जब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल खौफ से कांपता गया कि अब मैं नहीं बचूंगी। इस नौजवान ने बेसाख्ता पीछे पलट कर देखा। तेज़ टॉर्च लाइट्स की रोशनी देखकर वो भी कुछ घबरा सा गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दाएं जानिब मुझे लेकर भागने लगा। मुझे लगा कि मैं किसी तेज़ रफ्तार चीज़ के साथ चलने पर मजबूर हूँ। 15 मिनट बाद वो मुझे एक दरख्त के पास ले जाकर रुका और मेरा हाथ भी छोड़ दिया। फिर फूले सांस से कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम कि वो लोग हमें ढूंढ लेंगे कि नहीं, और जिस तरफ मैं चौधरी से बचाने के लिए तुम्हें ले आया हूँ, यहाँ से हम कहाँ निकलेंगे ये भी पता नहीं, क्योंकि गांव का रास्ता तो सीधा सीधा है। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मुझे भाग भाग कर प्यास भी लगने लगी थी। फिर जंगल में खो जाने का मतलब कि न जाने मैं कहाँ पहुँच जाती। मेरे रोने पर उसने मुझे तसल्ली दी। कहने लगा कि परेशान मत हो, तुम्हारे रोने से तो तुम अपने घर पहुँच नहीं सकती। वो शायद मुझे बचाकर पछता रहा था। एक हाथ उसने अपनी कमर पर रखा, दूसरा हाथ को अपनी पेशानी पर फेरते हुए वो अंधेरे जंगल को देख रहा था। शायद गांव या किसी बस्ती का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसे कुछ समझ ना आई तो मुझे कहने लगा कि अंधेरा बहुत है, अभी हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है, फिर चौधरी के लोग भी हमारी ताक में हैं। वो दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। मुझसे कहने लगा कि बैठ जाओ। मैं भी डरते हुए कुछ फासला रखकर उसके पास बैठ गई। फिर उस अंधेरे में बस एक दूसरे की आंखें ही देख रहे थे। वो मुझसे पूछने लगा कि चौधरी की अयाश मिजाजी से सभी वाकिफ़ हैं, तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ नौकरी क्यों करवाई? मैंने कहा कि मैं 10 साल की थी जब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। मेरा वालिद शराबी है, कोई काम नहीं करता, शराब पिए सिर्फ नशे में धुत रहता है। इसलिए आसपास की पड़ोस की औरतों ने मुझे पहले दूसरे घरों में काम पर लगवा दिया था, लेकिन वो काम ज़्यादा करवाती थी, तनख्वाह कम देती थी। फिर जो तनख्वाह होती थी मेरा बाप मेरे हाथ से छीन लेता था और सारे पैसे शराब में उड़ा देता था। चौधरी के घर मुझे मेरे पड़ोस की खाला ने लगवाया था। मुझे तनख्वाह अच्छी मिल रही थी, इसलिए मैंने कभी चौधरी की खलीज नज़रों पर तवज्जो नहीं दी, बस अपने काम से काम रखती थी। लेकिन आज तो उसने, ये कहकर मैं रोने लगी। फिर रोते रोते मैंने चौधरी की सारी बात उसको बता दी। कहने लगा कि तुम्हारा बाप तो फिर से पैसों की लालच में किसी और के घर काम पर लगवा देगा। हो सकता है कि चौधरी को ही तुम्हें बेच डाले। ये सुनकर तो मैं घबरा सी गई। कहने लगा हो सकता है वो चौधरी तुम्हारे घर भी तुम्हें ढूंढने पहुंचा हो। उसे तुम्हारे शराबी बाप का भला क्या खौफ हो सकता है। मुझे उस नौजवान की बातें डरा रही थीं। मैंने कहा तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगा देखो, मेरा ये मकसद नहीं है कि तुम रोने लगो, लेकिन तुम्हारी इज्जत को ख़तरा है। ये तो मैं जानती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। फिर वो कुछ हिचकिचा कर बोला। कहने लगा अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझसे शादी कर लो। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। कहने लगा ये मत समझना कि मेरी तुम पर गलत नज़र है, मैं सिर्फ तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप ही रहकर बैठ गई। कुछ देर के बाद वो शख्स मेरे पास से उठकर न जाने कहाँ चला गया था। अब मैं अकेली वहाँ मौजूद थी। मुझे फिर से खौफ सा महसूस होने लगा, कहीं वो शख्स मेरी खामोशी को इनकार समझकर मुझे अकेला छोड़ कर न चला गया हो। और अब कहीं चौधरी मुझे ढूंढ ना ले। मैं कैसे अपना बचाव करूंगी? पहले तो जी चाहा कि उसी दरख्त की बारीक शाख को गले का फंदा बनाकर अपनी जान ले लूं। जो मेरा महरम था, वो मेरी इज्जत का मुहाफिज था, वो तो शराब के नशे में रहता था। मैं किसी खुली तिजोरी की मानद थी। मैं खौफ के मारे अपने घुटनों में मुँह छुपाए रोने लगी। आधे घंटे बाद मुझे अपने पास किसी के पैरों की चाप सुनाई दी। मेरा दिल कांप सा गया। मुझे लगा कि मैं अब फिर से पकड़ी गई हूँ। मुझे अपना भयानक अंजाम सामने दिखाई दे रहा था। मैंने डरते हुए जब अपना चेहरा ऊपर किया तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। मेरे सामने वही नौजवान लड़का खड़ा था, लेकिन उसके हाथों में शाखें थीं जिस पर अमरूद लगे थे। वो दोबारा से फासला रखकर मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे उन शाखों से अमरूद तोड़कर देने लगा। कहने लगा कि तुम न जाने कब से भूखी हो। जब हम भाग रहे थे तब मैंने यहाँ करीब अमरूद के दरख्त भी देखे थे। वो मेरे लिए खाने को कुछ लेने गया था। कैसा अजीब शख्स था। जब मैंने अमरूद उसके हाथ से लिए तो उसके हाथ पर ज़ख्म थे, उस पर हल्का हल्का खून भी रस रहा था। मैंने अमरूद छोड़कर उसका हाथ बेख्तियार पकड़ लिया। तुम्हारे ज़ख्म कैसे हो गया? मुझे उसका ज़ख्म देखकर दुख सा हो रहा था। कहने लगा फल की शाखें खींचने से लग गया है। मुदाफ़ियाना अंदाज से ये कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वा लिया और अमरूद खाने लगा। भूख तो मुझे भी लगी थी, मैं भी अमरूद खाने लगी। वो कहने लगा कि मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं,
یہ مت سمجھنا کہ تم مجھ سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہو تو تمہاری مدد بھی نہیں کروں گا۔ میں نے زبان کی ہے تو تمہیں لازمی تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، تم مجھے میرے ابا سے مانگ لینا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اسی درخت سے ٹیک لگا کر سو جاؤ، اندھیرے میں سفر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دن چڑھے گا تو سارے راستے صاف نظر آئیں گے۔ میں تھک بھی چکی تھی، اسی لیے اسی درخت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر لی۔ وہ پوری رات جاگ کر میری حفاظت کرتا رہا۔ جب صبح ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تو ہم 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاؤں پہنچ گئے تھے۔ اپنے گھر کے پاس جا کر تو میری جان نکل گئی۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر میرا باپ چارپائی سے نیچے گرا ہوا تھا۔ گھر کا سارا سامان الٹ پلٹ تھا۔ میرے باپ نے بتایا کہ چودھری ہمارے گھر آیا تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، اس لیے بہت غصے میں تھا، مجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ سب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ نوجوان بھی اندر داخل ہو گیا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر میں تو اور بھی ڈر گئی تھی کہ اگر وہ شخص واپس لوٹ آیا تو میرا نہ جانے کیا حشر کرے گا۔ اس نوجوان نے میرے والد سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میری حفاظت بھی کرے گا۔ میرے والد مان گئے، خوش بھی ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے گا۔ رات کو اس چودھری نے بھی آنے کی دھمکی دی تھی۔ میں رات کو ایک صاف ستھرا لباس پہن کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس نوجوان کا بے صبری سے انتظار تھا۔ کچھ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ چودھری نہ پہنچ جائے۔ میرے والد کو بھی یہی ڈر تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ میرے ابا نے اپنے چند دوست میرے نکاح کے لیے بلا لیے تھے اور نکاح خواہ بھی پہنچ چکا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ ابا کو بھی یہی ڈر لگنے لگا کہ کہیں چودھری نہ آ جائے۔ ابا مجھ سے کہنے لگے کہ وہ لڑکا جھوٹا تھا، اس لیے ابھی تک نہیں آیا اور میں تجھے اپنے گھر نہیں رکھ سکتا ورنہ چودھری تجھے آ کر لے جائے گا۔ مجھے تیرا نکاح ابھی ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا ابا اگر وہ نہ آیا تو کس سے نکاح کر دو گے؟ ابا کہنے لگے جو بھی راضی ہو جائے۔ میرا دل ٹوٹ سا چکا تھا۔ مجھے بھی یہی لگا کہ وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا، ورنہ 8 بجے کا اس نے وقت دیا تھا۔ اگر وعدے کا پکا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ میں اس کا انتظار اور بھی کر لیتی، لیکن مجھے بھی یہی خوف تھا کہ کہیں وہ چودھری نہ آ جائے۔ ابا نے باہر آئے چند مردوں میں سے ایک کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ میں گھونگھٹ نکالے ایک شخص کے ساتھ رخصت ہو گئی جسے خود بھی کچھ دیر پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ میرا ذہن اب بھی اس نوجوان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کیوں مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے جب اپنا قول ہی نبھا نہیں سکتا تھا؟ میں نہ جانے کیوں آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے اس شخص سے محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے لگا تھا کہ وہ اپنے قول کا پکا ہے۔ لیکن میں شاید غلط تھی۔ میں کب اپنے سسرال پہنچی اور ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ ظاہر ہے اچانک سے شادی ہونے والے گھر والوں کو رویہ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہاں جا کر جو انکشاف مجھ پر کھلا، میری روح فنا ہو گئی۔ وہ شخص ایک 60 سالہ بڈھا شخص تھا۔ اس کی بیوی تو اپنا سینہ ہی پیٹنے لگی، کہنے لگی بچی جوان ہے اور تو میرے سے چھوٹی عمر کی لڑکی بے حالے آیا ہے، تجھے ذرا شرم اور غیرت نہیں آئی؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا تھا، میں اس لڑکی کے نکاح پر گیا تھا، اس کے باپ سے میری اچھی سلام دعا تھی، لیکن اس لڑکی کی بارات ہی نہیں پہنچی۔ اس کا باپ تو سر پکڑ کر رونے لگا کہ میری بیٹی کی عزت رکھ لو۔ اس لیے مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے نکاح کر لیا۔ اس شخص نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، لیکن میرا جی چاہا یہاں سے بھی بھاگ جاؤں اور کسی نہر میں کود کر جان دے دوں۔ میں کیسے یہاں زندگی گزار سکتی تھی ایک بڈھے شخص کے ساتھ، اس پر اس کی بیوی جو ابھی سے بین ڈال رہی ہے؟ مجھے کہاں برداشت کرے گی؟ مجھے وہ شخص اپنے کمرے میں لے گیا، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے 100% یقین تھا۔ اس شخص کی بیوی کمرے میں آ گئی، کہنے لگی تم نے اس لڑکی کو سہارا دینے کے لیے شادی کی تھی، بس دے دیا سہارا، اب اٹھو اور اپنے کمرے سے باہر نکلو، اس کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عورت اس شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ میں کون سا شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی؟ میری مجبوری تھی اور بے بسی مجھے یہاں لے آئی تھی، لیکن جو قیامت مجھ پر صبح ٹوٹی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھ ایک شور اور واویلے سے کھلی۔ وہ عورت نہ جانے کس کے لیے رو رہی تھی۔ میں بھی کمرے سے باہر نکلی۔ چارپائی پر ایک نوجوان سر باندھے بیٹھا تھا۔ وہ عورت اس کے چہرے سے خون پونچھ رہی تھی، اس لیے میں اس نوجوان کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ نوجوان اسی بڈھے کا بیٹا ہے جس کا مجھ سے نکاح ہوا ہے۔ کون تھے وہ لوگ؟ سعد اللہ، کس کمبخت نے میرے بیٹے کی یہ حالت کی ہے؟ وہ عورت اپنے بیٹے کے خون سے بھرے کپڑے دیکھ کر واویلا سا کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کا والد بھی وہیں موجود تھا، لیکن جیسے اس شخص نے چہرہ اوپر کیا میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ شخص بھی مجھے دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ یہ وہی نوجوان تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ دیر دیکھتا ہی رہ گیا۔
मैं भी बेजान मुजस्समा बने उसे देखने लगी। उसने कुछ देर के बाद मुझसे नज़रें हटा ली और अपनी माँ से उसने जो कुछ कहा वो सुनकर मेरे आंसुओं पर मेरा इख्तियार खो गया था। कहने लगा, एक लड़की को बचाकर उसके घर छोड़ा था। माँ चौधरी ने उसकी इज्जत बचाने के लिए और उसके बाप से ये वादा कर लिया था कि रात को अपने घर वालों को उसके घर ले जा उस लड़की से निकाह कर लूँगा। लेकिन चौधरी के कुछ लोगों को पता चल गया था, इसलिए मुझे मार पीट कर जंगल में फेंक गए थे। कहने लगे कि चौधरी के मुंह का नवाला छीनना इतना आसान नहीं है। रात को चौधरी साहब उस लड़की को अपने तय खाने में ले जाएंगे, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकलेगी। मेरे सर बहुत चोट लगी थी, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जैसे सुबह होश आई तो सबसे पहले उसी लड़की के घर पहुंचा तो उसके वालिद से पता चला कि उसने रात में ही उसका निकाह कर दिया है। लेकिन ये नहीं पता था जो काम मुझसे अधूरा रह गया था उसे अब्बा ने पूरा किया है। चलो कम से कम मेरी बात की लाज रह गई, मैंने उसी चौधरी से बचा लिया। ये सुनकर वहीं फूट फूट कर रोने लगी। साद ने तो मेरी खातिर कई ज़ख्म खाए। वो शख्स जिससे मेरा निकाह हुआ था मुझे देखने लगा, फिर अपने बेटे से सारी बात सुनकर मुझे तलाक दे दी। मैंने इद्दत वहीं गुजारी। एक कमरे में इद्दत पूरी करने के बाद ही मेरा निकाह सादुल्लाह से हो गया। चौधरी के ख़िलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट मैंने साद के साथ जाकर लिखवाई। वो अब जेल में बंद था। साद ने अपना वादा निभाया था, मुझे अपनाया भी था और इंसाफ भी दिलवाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।